नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं संजय भंडारी। सबसे पहले मुख्य समाचार। केदारनाथ उपचुनाव के लिए प्रचार जारी। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करने रुद्रप्रयाग पहुंचे मुख्यमंत्री धामी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह भी प्रचार में जुटे। सड़क दुर्घटना सुरक्षा नियमावली बनाने के लिए विशेषज्ञों की कमेटी का होगा गठन। मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सुरक्षात्मक उपायों पर भी फोकस। और उत्तराखंड ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का 100% लक्ष्य किया हासिल। 40,000 से अधिक छोटे व्यापारियों को कारोबार के लिए मिली वित्तीय सहायता। अब समाचार विस्तार से। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है। इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस में सीधा मुकाबला माना जा रहा है। दोनों ही दलों ने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं क्षेत्रीय दल उक्रांद और निर्दलीय प्रत्याशी भी जोर आजमाइश कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भाजपा उम्मीदवार आशन नौटियाल के समर्थन में रैली करने के लिए रुद्रप्रयाग पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने पहले त्रियुगी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि त्रियुगी नारायण मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है और हर साल बड़ी संख्या में लोग यहां दर्शन के लिए आते हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी के लिए पार्टी के बड़े नेता भी प्रचार में जुटे हैं। आज कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत के लिए वोट मांगने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह प्रचार करेंगे। केदारनाथ उपचुनाव के लिए किस तरह का माहौल बना हुआ है, इस पर ज्यादा जानकारी लेते हैं अपने संवाददाता कुलदीप सिंह राणा से। देखिए, जो केदारनाथ उपचुनाव है उसके लगातार अब तिथि निकट आ रही है। ऐसे में जो तमाम सियासी पार्टियां हैं उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। आज सुबह के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जनपद भ्रमण पे है, जो अपने प्रत्याशी आसन नौटियाल है उनके पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। आज 3 जगहों पर उनका कार्यक्रम था। सुबह 11 बजे के आसपास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी त्रियुगी नारायण गए, वहां पे उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की और उसके बाद उन्होंने त्रियुगी नारायण धाम को आध्यात्म का एक बड़ा केंद्र बताया है। इसके साथ तलानागपुर क्षेत्र जो केदारनाथ विधानसभा का बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, तलानागपुर में एक बड़ी जनसभा की है उन्होंने और वहां पे तमाम जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की है। केंद्र और राज्य सरकार की जो तमाम महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं वो उन्होंने गिनवाई है और इसके अलावा केदारनाथ यात्रा को लेकर जो काम वहां पे किया गया है सरकार के द्वारा, चाहे वो पुनर्निर्माण के कार्य हो, चाहे जो 31 जुलाई की आपदा रही है उसमें पुनर्निर्माण के कार्यों में तेजी दिखाना हो, वो तमाम कार्यों को उन्होंने वहां पे गिनवाया है। और अगर हम अन्य राजनीतिक दलों की बात करें तो कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज नेता है वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं। चाहे हम पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा की बात करें या कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गणेश गोटियाल की बात करें, ये तमाम नेता हैं जो मनोज रावत के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। और खासतौर पे जो सरकार की विफलता इस दौरान रही है केदारनाथ यात्रा को, उनको गिनवा रही है। चाहे सोना प्रकरण का मामला हो, चाहे केदारनाथ धाम को दिल्ली में बसाने का मामला हो, या फिर केदारनाथ आपदा के बाद जो मुआवजा राशि लोगों को समय पर नहीं मिल पाई है, चाहे वहां पे लोगों का अनावश्यक लोगों को परेशान करने जैसे तमाम मुद्दे विपक्ष उछाल रहा है और इन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है। इसके साथ अगर हम निर्दलीय और यूकेडी की बात भी करें तो ये दोनों प्रत्याशी भी अपना दमखम दिखा रहे हैं, लेकिन मुख्य तौर पे जो मुकाबला देखा जा रहा है वो भाजपा और कांग्रेस के बीच देखा जा रहा है। जी कुलदीप, इस खबर पर इस तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ गहरवार ने जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेटों के साथ बैठक कर मतदान केंद्रों पर की जा रही व्यवस्थाओं एवं सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार सभी कार्य समय से पूर्ण कर लिया जाए। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जो भी रूट प्लान तैयार किया गया है
उसी के ही अनुसार आवागमन किया जाए तथा सभी सेक्टर अधिकारी अपनी पोलिंग पार्टियों से लगातार आपसी समन्वय स्थापित रखें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि दूरस्थ क्षेत्र की पोलिंग पार्टियों को भी अतिरिक्त कार्मिक उपलब्ध कराए जा रहे हैं जो उनका सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार समाप्ति के बाद किसी भी तरह से कोई प्रचार प्रसार न हो, इस पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने सभी अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में लगातार चेकिंग करने के निर्देश दिए हैं ताकि किसी अवैध रूप से शराब की तस्करी न हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सड़क दुर्घटनाओं की प्रभावी रोकथाम के लिए सड़क दुर्घटना सुरक्षा नियमावली बनाने के लिए विशेषज्ञों और अनुभवी लोगों की समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं का बढ़ना चिंता का विषय है। इस पर प्रभावी रोकथाम के लिए सुरक्षात्मक उपायों पर विशेष ध्यान दिया जाए। शुक्रवार को देहरादून शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि शराब की दुकानें और बार निर्धारित समय तक ही खुलें, इसकी सतत निगरानी की जाए। उन्होंने कहा कि रात में गश्त के दौरान एल्कोमीटर के साथ जांच और ओवर स्पीड के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जन सुरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। वहीं इस बैठक में मुख्यमंत्री ने देहरादून से गौचर और चिन्याली सौड़ के लिए फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट चलाए जाने के निर्देश भी दिए और इसके जल्द संचालन के लिए निविदा और अन्य सभी औपचारिकताएं पूरी करने को कहा। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना सड़क किनारे रेहड़ी ठेली लगाकर आजीविका कमाने वाले हजारों छोटे कारोबारियों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत उत्तराखंड ने 100% लक्ष्य को प्राप्त करते हुए 40,000 से अधिक छोटे व्यापारियों को कारोबार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से केंद्र और राज्य सरकार हमेशा अंत्योदय को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाती है। इसी तरह छोटे कारोबारियों की मदद के लिए पीएम स्वनिधि योजना लाई गई है, जिसके बेहतर परिणाम सामने आए हैं। आपको बता दें कि पीएम स्वनिधि योजना मुख्य रूप से कोविड काल में प्रभावित छोटे कारोबारियों को फिर से स्वरोजगार में मदद के लिए शुरू की गई थी। उत्तराखंड में शहरी विकास विभाग इस योजना के लिए नोडल एजेंसी की भूमिका निभाता है। योजना के तहत छोटे कारोबारियों को बिना किसी गारंटी के सुगम ऋण अवधि में कार्यशील पूंजी के रूप में पहले चरण में 10,000 रुपए, दूसरे चरण में 20,000 और तीसरे चरण में 50,000 रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। योजना के तहत पहली बार का ऋण तय समय में लौटाने पर ही लाभार्थी दूसरी बार के लिए ऋण ले सकते हैं। इसी तरह दूसरी बार का ऋण चुकाने पर स्ट्रीट वेंडर्स तीसरे चरण का ऋण ले सकते हैं। इस योजना के तहत उत्तराखंड ने 27,330 लाभार्थियों को पहले चरण में 10,000 रुपए, 10,349 लाभार्थियों को दूसरे चरण में 20,000 और 2,364 लाभार्थियों को तीसरे चरण के तहत 50,000 का ऋण उपलब्ध कराया है। इस तरह केंद्र सरकार की ओर से दिए गए 40,005 लाभार्थियों के लक्ष्य के सापेक्ष उत्तराखंड ने 40,043 को योजना से जोड़ते हुए कुल 59 करोड़ 64 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। आज का समय बेहद ही कॉम्पिटिटिव है, इसीलिए हम लेकर आए हैं आपकी समस्याओं का एक समाधान, यानी डॉक्टर कंचन्स ABS कोचिंग हब फॉर ऑल क्लासेस, बोर्ड्स एंड सब्जेक्ट्स, ऑल अंडर वन रूफ, जहां सभी सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स और डेडिकेटेड टीचर्स संवारेंगे आपके बच्चों का कल और बनाएंगे उन्हें सफल। बिकॉज सक्सेस स्टार्ट्स हियर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में प्रत्येक वर्ष अब जनजातीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया जाएगा। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य जनजातीय शोध संस्थान द्वारा आयोजित आदि गौरव महोत्सव में की। मुख्यमंत्री ने आदि गौरव महोत्सव में विभिन्न राज्य से आए जनजातीय समाज के लोगों से मुलाकात की और उनकी संस्कृति के विषय में जानकारी हासिल की। इस दौरान देश भर से प्रतिभाग कर रहे विभिन्न जनजातियों के कलाकारों ने लोक नृत्यों की प्रस्तुति भी की। मुख्यमंत्री ने जनजातीय समाज द्वारा लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया व जनजातीय समाज के लोक नृत्य में भी सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा में पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।
देहरादून के ONGC स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय विज्ञान महोत्सव के माध्यम से विज्ञान में क्षेत्र में जनजातीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आदि गौरव महोत्सव से जनजातीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है और गैर जनजातीय समुदाय भी जनजातीय समाज की कला एवं संस्कृति की विशेषताओं से अवगत होते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आदिवासी एवं जनजातीय समाज को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। जनजातियां हैं, हमारे आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं, जिनका समग्र विकास होना था, वो विकास और तेजी से हो। हर दृष्टि से हर क्षेत्र में जनजाति क्षेत्र के लोग, वहाँ के महिलाएं, नौजवान, उनका समग्र विकास होकर वह भी जो है मुख्य धारा में शामिल हो। इसलिए चाहे आवासीय एकलव्य विद्यालय देश के अंदर बनाने हो, चाहे उनके प्रशिक्षण करने हो, चाहे योजनाएं देनी हो, चाहे उस वर्ग से लोगों को आगे लाना हो। हमारे सामने उदाहरण है, हमारे देश की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि आदिवासी समाज से एक सामान्य परिवार में पैदा हुई महिला को आज देश के हम सर्वोच्च पद पर देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से जनजातीय समाज का उत्थान हो रहा है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।